बुलेटिन में खुशामदीद। और खबर देंगे आपको फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब, नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। लईकुर रहमान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी लईक, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी साइम, 21 जुलाई 2025 को कल्लात ऑपरेशन के नतीजे में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सहेब लांगू को जहन्नुम वासिल किया गया था। उसके हवाले से तफसीलात सामने आई है कि कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाला दहशतगर्द सहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। इससे कबल मुतअद्दिद दहशतगर्दों के नाम जो कि लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे मुख्तलिफ ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। मार्च 2024 को ग्वादर हमले में करीम जान लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल, वो भी मारा गया था। इसके अलावा नेवल बेस हमले में अब्दुल वदूद मारा गया था, वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। ये बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को कल्लात ऑपरेशन के नतीजे में जो फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द सहेब लांगू मारा गया, वो उसका हकीकी नाम आमिर बख्श बताया जा रहा है और उसके हवाले से फितनल हिंदुस्तान खुद उसकी हलाकत और खुद वाबस्तगी को तस्लीम भी कर चुका है। फितनल हिंदुस्तान से मुंसलिक मीडिया प्लेटफॉर्म पांक और भाम ने दहशतगर्द सहेब लांगू को 25 जुलाई को 2024 को लापता करार दिया था और यह भी दावा किया गया था कि 24 जुलाई 2024 को सरियाब कोयटा से इसे जबरन गुमशुदा किया गया। दूसरी जानिब ये भी बातें सामने आ रही है कि महारंग लांगू और उसके सोलतकारों ने निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों की कभी मजम्मत नहीं की। मुस्तनिद शवाहिद से यह भी वाज़ेह हो चुका है कि बलोच यकजहती कमेटी दरअसल फितनल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है और बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन में मुंह छुपाए लोग असल में दहशतगर्दों के आलाकार और सहूलतकार है। ठीक है, लाइक हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने एयरवाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। कमर साहब, फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया है और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तदीर शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। आप कैसे एनालाइज करते हैं इस खबर को? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बहुत देर से इस चीज के ऊपर बात कर रहा था और कह रहा था, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो लोग हर रोज कहीं ना कहीं पे किसी न किसी दहशतगर्दाना हमले में इन्वॉल्व होते हैं, ये बेसिकली ये मिसिंग पर्सन है। और अब देखें कि इनको एक तरफ ये मिसिंग पर्सन के तौर पे पेश किया जाता है, दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं जो हमला होता है हुकूमती इंस्टॉलेशंस पे या स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद होगा कि माजी के अंदर जब इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से एक धरना लेके आई थी एक खातून, तो उन्होंने ये कह के इस धरने को छोड़ दिया था कि जब पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क में BLA के लोगों को जो असैसिनेट किया, उन्होंने कहा ये हमारे अपने लोग हैं, तुम क्यों इस पे खुश हो रहे हो। सो सवाल सिर्फ इतना है कि ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये जो मिसिंग पर्सन का ये बातें की जा रही हैं, ये बेसिकली ये खुद घर से निकले हैं, ये दहशतगर्द जमातों का हिस्सा हैं, ये BLA का हिस्सा है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए और इन लोगों को कंडेम करना चाहिए कि जो लोग वैसे तो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के लोगों की हकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के साथ उनके राब्ते हैं, भारत के साथ उनके गठजोड़ हैं और सीधे से पता चल रहा है इतना ज्यादा असला कहाँ से आता है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, इतनी ज्यादा तहरीक। ये खुद तो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, लेकिन इनको कौन पैसे दे रहा है ये सारा कुछ करने के, इनको कौन असला प्रोवाइड करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, जो महारंग बलोच ने जब ये इस्लामाबाद में ये बात की थी कि जनाब आप जिन लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत ने BLA के लोगों को हमसाया मुल्क में जो असैसिनेट किया था, एक स्ट्राइक मार के, ये हमारे लोग हैं, ये उन्होंने खुद महारंग बलोच माने थे और ये इस्लामाबाद में धरना छोड़ के चले गए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लैरिटी है हमें सिविल सोसाइटी को, बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी को, बलूचिस्तान की यूथ को, बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी को, यूथ को आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ थे। चलेंगे जहां पे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वैकेंसीज के हवाले से जिन्होंने भी पास किए ऑन मेरिट, एक भी उसमें सिफारिशी, एक अगर कोई एक बता दे ना कि ये सिफारिशी हो तो हम कहें कि नहीं ये हमने अपना काम सही नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि जो पास होते हैं कहते हैं कि जी, अब हुआ ये कि अगर थरपारकर में 45 नंबर वाले को जॉब मिल गई और मेरा अपने शहर के 7 वाले को नहीं मिली, तो वो 50 वाले को नहीं मिली, वो कहते जी मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जितनी वैकेंसीज हैं आपको मैं थरपारकर नहीं भेज सकता।
पढ़ाने, इसलिए कि मुझे पता है कि आप नहीं जाएंगे। तो ये हमने सारी इंटरवेंशंस की, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा ज़रूरी था कि इन टीचर्स को प्रॉपर ट्रेन की। मुझे उस वक्त भी मैंने कहा था, जहाँ पे शाह साहब मौजूद है मीटिंग में, मैंने कहा कि जिन तहसीलों में आपको नहीं मिल रहे 40 शायद पासिंग मार्क्स थे उस वक्त, मैंने कहा नीचे जाओ, बट ऐसे नहीं। लेट्स से आपको 35 पे जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिक्रूट द नंबर ऑफ टीचर्स दैट यू रिक्वायर। तो आप वो जो अगर 25 ऐसे टीचर्स, पहले उनको आप ट्रेन करो, उनको आप 35% वालों को लाओ, उनसे दोबारा टेस्ट दिलाओ। इफ दे पास विद मोर देन 40% देन यू कैन एम्प्लॉय देम। ये भी हमने किया ताकि हम अपनी नंबर्स पूरे कर सकें। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मेरा ख्याल है कि अनलेस हम उन टीचर्स को पढ़ाने का, इसलिए कि मैं PhD भी कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं अच्छा टीचर ना हूँ। हर प्रोफेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टीचर को टीचिंग एड्स कह लें, उनको आपको देनी पड़ेंगी अगर आपने अपने उस बच्चे को इस माशरे में कंपेरेटिव बनाना है कि वो इस माशरे का एक प्रॉपरली अपना किरदार अदा कर सके। तो ये सारी चीज़ें देख के हमने ये स्टेडा वाली लाइसेंसिंग शुरू की, और मुझे खुशी है कि आज हम बैठ के वो पहली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी आगे बहुत हमने काम करना है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी अभी भी डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सूबा सिंध और आई बिलीव सारे सूबों में एजुकेशन पे हमारा सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है, और डिस्पाइट दैट हम इंटरनेशनल, अभी भी मुझे सही नंबर याद नहीं, शायद हम 1.5% ऑफ GDP दे रहे होंगे, कम से कम 4% देना चाहिए, यानी 2 से 2.5 गुना अपनी एजुकेशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना है हमने, तभी हम प्रॉपर एजुकेशन दे सकेंगे। लेकिन बढ़ाने के लिए वो रिसोर्सेज पैदा करनी है, यू कांट जस्ट थ्रो अवे मनी। उन रिसोर्सेज को पैदा करने के लिए स्कूल से भी ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है जो पढ़ा सके। आपने बड़े बड़े लोगों के किस्से सुने होंगे, इधर बच्चा तो कोई नहीं है, टीचर्स हैं सारे, लेकिन वो किस्से सुने होंगे कि जो है ना दरख्त के नीचे टीचर पढ़ाया करते थे, वो भी पढ़े, या रात को दिन को काम करके और रात को वो मोमबत्ती जला के और उससे पढ़ाई करते थे। लेकिन वो सब इसलिए पॉसिबल था कि जिसका मेंटोर हो कोई। बहुत कम लोग होते हैं बहुत ही जो बगैर किसी मेंटोर के बन सकते हैं। आपको एक अच्छा टीचर अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो आपको आगे ले जा सके। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बेहतर टीचर्स प्रोड्यूस कर सके, और ये इदारा जो हमने कानूनी इदारा बनाया है उसका यही काम है। आपकी आज कामयाबी तो वही है, लेकिन शाह साहब और आपकी कि इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हुकूमत को, इस मुल्क के लोगों को, इस सूबे के लोगों को आपके साथ है, वो बहुत बढ़ गई हैं। आप एक सिर्फ हम रोशनी दिखा के, ये सिर्फ वो कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट वो रोशनी दिखा के हम लोगों को बीच में नहीं छोड़ सकते। मेरी तरफ से ये कमिटमेंट है कि जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपका काम ये है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें। और मैं आपको एटलीस्ट अपना बताता हूँ, मेरी काबीना का बताता हूँ। हम काबीना में बैठते हैं, जब भी हमें कोई इवन कोई बड़ी एक्सपेंडिचर अप्रूव करनी पड़ती है, लेकिन हमें उसमें कोई डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि इसका फ़ायदा है, तो हम वो फिर पैसों का नहीं सोचते, बट देन द फर्स्ट थिंग इज़ कि वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप वो परफॉर्म कर सकेंगे जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं। तो मैं स्टेडा को मुबारकबाद देता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, अपने सारे पार्टनर्स को जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, बैठी हैं, जिन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट में इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, वी एक्नॉलेज दैट मैडम। और जो इधर टीचर्स बैठे हैं जिन्होंने आज
लाइसेंस हासिल किया है, कुछ को मैंने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, बाकी शाह साहब, सरदार शाह साहब मेरी तकरीर के बाद देंगे, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक चीज़ मेरे ख्याल में आई थी, अब शायद एक ही प्रोफेशन रह गया, बट इट्स नॉट अ प्रोफेशन। आपको वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। न वो गाड़ी मेरी है, न मेरी मौके की मौजूदगी है, और मेरे पे असला भी डाल दिया, पता नहीं बोतलें भी डाल दी, क्या क्या डाल दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इस तरीके से झूठे मनगढ़ंत केस बनाते हैं, और इस केस में अगर आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें ओवरऑल हाजिरियों का, तो बहैसियत रेवेन्यू मिनिस्टर, बहैसियत फेडरल मिनिस्टर और बहैसियत चीफ मिनिस्टर मैं कितनी बार पेश हुआ हूँ, ये 9 सालों में देख लो आप। लेकिन पेश होने के बाद ये केसों को लटकाते हैं ताकि फैसले ना हो, और एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है इनका जिन्होंने रखा हुआ है, और ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए केस बनाती है। लेकिन हम ये केसों से कंट्रोल होने वाले नहीं है। हमारा एक नजरिया है, इमरान खान के साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह, और खड़े रहेंगे। हमारी हक की जंग है इंशाल्लाह, ये जंग हम ही जीतेंगे। एक सवाल लेने के एक साफी हसन अयूब, उन्होंने कल ट्वीट किया, जिनके अक्सर ट्वीट सही भी होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब इनका जाना ठहर गया अली अमीन साहब का, और केसी गवर्नमेंट जो है शायद 1 हफ्ते में चली जाए। क्या कहेंगे, उनको क्यों लगता है, या आप ट्वीट समझते हैं? पहली बात तो ये, अब किसी साफी किसी बयान में मैं क्या बात करूँ, आपके लिए बड़ा क्रेडिबल होगा, मेरे लिए तो वो एक टाउट है। वो किसके कहने पे चलता है, कहाँ से उसको फीडिंग आती है, और आप कह रहे हैं उसकी बातें बड़ी सही साबित होती हैं, तो उसकी बातें कभी भी सही साबित नहीं हुई हैं। मैं तो बरबला कहता हूँ और दोबारा कह देता हूँ, अगर किसी से रह गया है मेरा ये जुमला, मैंने बरबला कहा है कि सियासी तौर पर एक चीज है सियासी जमहूरी, और एक है माशाल्लाह कि कुछ भी कर लो। सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ इनको, बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की, सियासी और जमहूरी तौर पे। हाँ, बाकी केस हैं, कन्विक्शन है, सजा है, मार्शल्लाह हैं, गवर्नर राज वो ये लगाते हैं तो लगा लें। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। हाँ, बाकी इलीगल तरीकों से तो बाकी पाकिस्तान में तुमने पूरा टेक ओवर किया हुआ है, वो करते रहो आप। देखिए, रिहाई तो होनी है अदालतों से, बाकी हमने एक तहरीक पहले से शुरू की हुई है, हम चला रहे हैं उसको। 5 अगस्त को जो है इंशाल्लाह, मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कौम को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान से कितनी आवाम खड़ी है, बावजूद इसके कि जब भी हम ऐसा कोई एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, हमारे लोगों को कमिट करना शुरू कर देते हैं, पेशियां शुरू हो जाती हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सजाएं शुरू हो जाती हैं, नायलियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं है इंशाल्लाह। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम नहीं घबराते, घबराए ये हुए हैं जो ये कर रहे हैं, ये घबराए हुए हैं। थैंक यू। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह अपने सूबे के अंदर पेशावर के अंदर जो है इंशाल्लाह पेशावर में मैं एक भरपूर एक ऐसी रैली को लीड करूंगा कि तारीख में पाकिस्तान की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी आपने। और इसके अलावा हर जिले में, हर हल्के में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस हमारे पख्तूनख्वा में जो है हमारी सारी लीडरशिप वर्कर्स, हमारे सारे विंग्स ऐसी भरपूर किस्म की आपको दिखाएंगे मोबिलाइजेशन कि दुनिया की तारीख में आपने नहीं देखा होगा कि इतनी अवाम कभी निकली हो इंशाल्लाह। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं, चार्ज डिफेयर की सतह को सफीर की सतह पर ले गए, लेकिन अभी अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे। न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमारा प्लान नहीं है इसराइल को अभी रिकग्नाइज करने का। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी, तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटीमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की, आपके लिए फलस्तीनी बहन वाले को सेंटीमेंट्स हैं, तो कोई प्लान नहीं है। अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का,
तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसको हम वी विल ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर, कि कभी उनके एक लीडर कह देते हैं कि जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी उनको दूसरे लीडर कह सकते हैं हम दूसरे टेररिज्म पे बात करेंगे, कभी उनका तीसरे लीडर कह सकते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म चलनी है। तो हम वी आर अलर्ट, चेयरमैन जॉइंट चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम वो बिल्कुल दे आर रेडी। तो इंडिया वेलकम, जब भी डायलॉग करना चाहे हम तैयार हैं, कॉम्पोजिट डायलॉग होगा, वेन्यू जो है उसके लिए फ्लेक्सिबल है। गवर्नमेंट की रिकग्निशन का ताल्लुक है, रशिया ने रिकग्नाइज किया है और अभी पाकिस्तान का इमीडिएट कोई ऐसा प्लान नहीं है। हमने चार्ज दी अफेयर के लेवल को इंक्रीज अपग्रेड करके एम्बेसडर लेवल पे ले गए। आपको रूबियो साहब को इनविटेशन दी है, वो आए। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रोग्राम मंथ फाइनल डेट्स अभी तो फाइनल नहीं है, मुझे पता चला है सितंबर से भी आगे जाएंगी, जब होगा तो उसको देख। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। गुफ्तगू में टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गजा में फौरी जंग बंदी मुआहदा और तमाम यरगमाली गैर मशरूत रिहा किए जाएं। फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का मुसवदा जारी कर दिया। दस्तावेज में गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं की जाती इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कॉन्फ्रेंस अमन को फ़रोग़ देने के बजाय जंग को तूल देगी। इस्लामाबाद पुलिस का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ हॉस्टल्स में छापा। 6, 8, 9 और 11 नंबर हॉस्टल्स को खाली करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक हॉस्टल में रिहाइश पजीर 72 तालिब इल्मों को थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद है, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जुल्करनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को दरख्वास्त की गई थी कि हॉस्टल जो है कुछ तलबा जा चुके हैं मगर अभी भी कुछ तलबा मौजूद हैं और उनसे हॉस्टल खाली कराने की कोशिश की जाती है मगर वो खाली नहीं करते, तो इस पे उनकी जो है मदद की जाए। जिस पर थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने जो है भारी नफरी के साथ वहां पर छापा मारा है और हॉस्टल के 6, 8, 9 और 11 को मुकम्मल तौर पे खाली करा लिया है, जबकि बताया गया है कि 72 जो है तलबा उनको थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उनके कवायद जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं कि आया कि वो वाकई तालिब इल्म हैं या फिर वो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उनके कवायद चेक करने के बाद चेक किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब जमाते इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंची हैं, जहां उनके जमाते इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से मुज़ाकरात जारी हैं। मुलाकात के बाद जमाते इस्लामी के कायदीन मीडिया से बात करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आइंदा के राह अमल का ऐलान भी किया जाएगा। जमाते इस्लामी के एहतजाज के हवाले से अब सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब जमाते इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुंची हैं, जहां उनके जमाते इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से मुज़ाकरात जारी हैं। कराची में क्लिफ्टन चाइना पोर्ट पर दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बोर्ड बेसन थाने में दफा 302 के तहत सरकार की मुदियत में मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज क्लिफ्टन एतवार बाजार के अकब में मर्द और खातून की लाशें मिली थीं। मर्द और खातून के सिरों में गोलियां मारी गईं। दोनों की तलाश ऐप के जरिए शनाख्त मालूम की गई। मर्द का नाम साजिद मसीह और खातून का नाम सना आसिफ मालूम हुआ। 15 जुलाई को गुजरांवाला के इलाके ततले आली के नवाही गांव का साजिद मसीह और वकास अली की 17 साला बहन सना घरों से चले गए थे। वकास अली ने अपनी बहन के अगवा का मुकदमा साजिद मसीह के खिलाफ दर्ज करवाया। चंद रोज बाद दोनों की शादी की दस्तावेजात लड़की के वुरसा को मौसूल हुई, जिसके बाद दोनों खानदानों में सुलह हो गई। पुलिस ने लड़की के भाई वकास को हिरासत में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपोजिशन की तनकीद का रुख मोड़ने के लिए नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी गई। दावा किया गया कि ऑपरेशन महादेव में मरने वालों में पहलगाम वाकये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। लोकसभा में नाकाम ऑपरेशन सिंदूर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवालात उठा दिए गए। अरकान ने शदीद तनकीद करते हुए कहा, मोदी ने सिक्योरिटी नाकामियों को छुपाने और बयानिए की तब्दीली के लिए हलाकतों का ऐलान किया है।
1 मिनट के अंदर मार दिया आतंकवादी। कहां से ले आए आप? कौन था वो आतंकवादी? क्या उसका कनेक्शन है? उस कनेक्शन को कैसे साबित हुआ कि आपने फटाक से इधर बोला? गौरव जी ने आपने फटाक से बता दिया कि हमने एक मार भी दिया। इतना तेज नेटवर्क है। हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे? अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। कौन है ये? किसका एनकाउंटर हुआ? हमेशा डाइवर्ट करते रहो, फिर 2 दिन के बाद देखिएगा कुछ और डाइवर्ट होगा। सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। गुरुपतवंत सिंह पन्नू को सदर ट्रंप का खत आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। सदर ट्रंप ने खत में लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखता हूं। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमेरिकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रहा है। सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती मुआहदे से पहले पन्नू को खत लिखा। ट्रंप के खत में तिजारत, टैरिफ, दिफाई अखराजात और अमरीकी इक़दार की पॉलिसी शामिल है। बदकिस्मती से हमारी ज़राई ग्रोथ मुस्बत के बजाय मनफी की जानिब जा रही है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना है कि किसान का पैकेज मसाइल का हल नहीं, किसान को फसल की दुरुस्त कीमत दी जाए। बदकिस्मती से हमारी एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो मुस्बत की बजाय मनफी में जा रही है। काश्तकार को जब तक फसल की कीमत नहीं मिलेगी वो अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकता। पहले ये होता था काश्तकार को 3-4 सालों में किसी एक आधी फसल पे नुकसान होता था, लेकिन अब बदकिस्मती से तमाम फसलों में काश्तकार को नुकसान हो रहा है। हर फसल की प्राइस कमीशन होना चाहिए। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि अब इन तमाम झंझट से निकलने के लिए वो एक एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनाए। तो अथॉरिटी फिर इंडिपेंडेंट हो, प्राइस कमीशन वो भी इंडिपेंडेंट हो। जो हेड है वो आप इस तरीके से हायर करें जिस तरह आप एक वाइस चांसलर को हायर करते हैं। हुकूमत को चाहिए इस वक्त आज डिक्लेयर करें कि पाकिस्तान में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। फूड की जो मिनिस्टर है, एडवाइजर है सलमा भट्ट साहबा, वो जो फैसले करती है उनको पता ही नहीं है कि ज़राअत क्या है। ऐसे शख्स को बिठा दिया जाएगा, मैं समझता हूँ जिन्होंने किसानों के साथ जुल्म किया। खुदा के लिए ये किया जाए कि हमारे ऊपर जो GST है वो खत्म की जाए। हम भी अपनी ज़राअत पे कमी ला रहे हैं। पिछले साल गंदम में हमने 10% कमी लेके आए थे, अगले साल ये कमी 40% पे चली जाए। कराची में हाफिज नईम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक जैसी तालीम, जो पैसे दे सकता हो, जो पैसे न दे सकता हो, जो कम दे सकता हो, जो ज्यादा दे सकता हो, उन सबको अगर एक जैसी तालीम मिले तो ये सरकारी स्कूल अपलिफ्ट हो जाएंगे और तालीम की तिजारत बंद होने लगेगी। लेकिन जब आप ये काम नहीं करते तो उसके नतीजे में फिर सिर्फ चंद लोगों तक ये तालीम रह जाती है। पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 से 16 साल है, लेकिन वो आउट ऑफ स्कूल हैं। सिर्फ इस सूबे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोगों की तादाद 1 करोड़ के करीब है, जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए और वो स्कूल में नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है किसी कौम के साथ। और इसमें कोई तफरीक नहीं है सिंधी महाजिर की, बलोच की और पंजाबी की, और कश्मीरी की और हजारेवाल की, और पख्तून की और किसी और कौम की। सबके साथ ये सलूक किया हुआ है। और आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहां क्या सूरत हाल है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि तालीम की ये तहरीक आगे बढ़नी चाहिए और ये हमारे बच्चों का हक है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले और एक निजाम के तहत मिले। निसाब भी एक हो, निजाम भी एक हो। ये नहीं होगा कि आप गरीबों के लिए और मुतवस्सित तबके के लिए और अमीरों के लिए अलग अलग तालीम का निजाम बनाएंगे, लेकिन इसका शऊर भी लोगों में पहुंचाना है और तहरीक को भी आगे बढ़ाना है। ये चंद स्कूल जो बल्दिया के तहत थे, ये भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। आपको याद होगा हमने सिंध असेंबली पे एक धरना दिया था और वो बड़ा लंबा धरना था। उस धरने में हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि जो बल्दिया के स्कूल हैं। और अब AI टेक्नोलॉजी। सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए साथी चाहिए, इंसान नहीं तो रोबोट ले जाएं। चीन में बने इंसान नुमा रोबोट ने मसला हल कर दिया। असेंबली लाइन हो या गाड़ी का टायर बदलना हो या कपड़े तय करने हो, सब काम आसान हो गए।
AI کی مدد سے کام کرنے والا ہیومنائڈ روبوٹ نے نہ صرف انسانی صلاحیتوں کو کامیابی سے سیکھا بلکہ مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ انسانی رویوں کی کامیاب نقالی کی۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے یابائی نیوز۔